जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां ऐसा लगता है शुरू हो रही हैं। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी हो सकता है जल्द आ जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टियों की कुछ गतिविधियां हमें ऐसी देखने को मिली हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन हो सकते हैं यहाँ पर। और कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी ये कह रहे थे कि हम लोगों का चीफ मिनिस्टर आएगा, यानी कि भाजपा का चीफ मिनिस्टर आएगा और लगभग 50 सीट्स से ज़्यादा या 50 सीट्स तो कम से कम लेंगे ही लेंगे। और इसके अलावा हर्षदेव, या हम यूँ कहें पैंथर पार्टी के रडार पर हैं RS पठानिया जी, उनके बारे में भी उन्होंने बोल्डली लिखा। और कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। अच्छा, इलेक्शनों की तैयारियां चल रही हैं, कोई कह रहा है जी हमारा CM होगा, कोई कह रहा है जी हम जीतेंगे, ज़्यादा सीटें, तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? अभी तो कुछ पता नहीं, वो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट वगैरह आएगी, पता लगेगा सीटों का वितरण क्या है, तो उसके बाद वो होगा, हंगामा है बरपा। तो ये आए वो आए, सवाल ये है कि लोगों का कितना भला होगा। कोई भी आए, इलेक्शन का प्रोसेस है, जिसको लोग चुनेंगे वही आएगा। लेकिन सवाल ये है कि मेरा और आपका भला होगा या नहीं, किसी गरीब आदमी का भला होगा या नहीं, सवाल वो है। नहीं, वो सवाल तो है, वो जब चुनी हुई सरकार आएगी तो वो भला करेगी, लेकिन नहीं, अब ये ज़रूरी नहीं कि भला करेगी। नहीं करेगी। तो फिर अगर ये 70 साल के बाद भी सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, यही मसले अभी अभी भी चल रहे हैं, तो वो राम राज्य कैसे आएगा जिसकी कल्पना की जा रही है और हम करते रहते हैं। मैं बात वो कर रहा हूँ। नहीं, इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 50 सीटें लेंगे वो और उनका बनेगा अब CM। पता नहीं, वो उनकी एक अपनी कैलकुलेशन है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं वैसे उनको ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ उनको। अच्छा। ना, मैं उनको सीरियसली लेता नहीं, आप भी सीरियस नहीं लेते हो, कोई भी सीरियस नहीं लेता, तो ऐसा क्यों? मतलब वो तो अच्छी बात है। वो एक महामानव है, हमें मानव, वो है महामानव। तो उनकी शान में गुस्ताखी करना ठीक नहीं है। जो कह रहे हैं बस ठीक है, कह रहे हैं तो कह रहे हैं। जब इलेक्शन होगा, सीटें आएंगी, देख जाएगा। उनका भी शायद कोई पॉलिटिकल एम्बिशन होगा, तो वो चाहते हैं हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, और क्या। नहीं, तो जब इलेक्शन होगा तो ये वही पुराने करप्ट लीडर आएंगे कुर्सी लेकिन पर। बात यह है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे संसाधन हैं, थोड़े थोड़े या ज़्यादा, वैसे हमारे तो बड़े थोड़े से ही हैं, वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनके बारे में जो भी हमारे पास मटेरियल है वो पब्लिक डोमेन में लाएं। हमारा इतना ही प्रोग्राम, हमारा कोई इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ना हमें लड़ना, ना हमें इच्छा है इसकी। लेकिन इन लोगों के जो काले चिट्ठे हैं, किसी के भी, खास एक के नहीं, जो हमारे पास है, वो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और जो सिस्टम है दूसरे, यूट्यूब के थ्रू हम लोगों में लाएंगे। बाकी फिर लोगों की मर्जी, अगर उन्होंने इन्हीं को चुनना है तो चुने, हमें क्या परेशानी है, हमें क्या परेशानी है। मतलब लोगों की भावनाओं का एजुकेट करेंगे। बाकी फिर भी वो चुनना चाहते हैं, उन्हें चुने। हम वोटर के अधिकार को, उसकी इच्छा को तो हमने ना उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये फिर इलेक्शन के दौरान वही सब चाल शतरंजें, वही पुराना दकियानूसी, वही सिस्टम, बस वही बातें, वही नारे, वही बातें, और आखिर वही समस्या। मुझे स्कूल नहीं मिला, मुझे सड़क नहीं मिली, मेरा बिजली नहीं मिली, मुझे स्वच्छ पानी नहीं मिला, हमें टॉयलेट नहीं मिला, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना। अब क्या क्या गिनूँ मैं, क्या क्या गिनूँ, बता दिया आप। चलिए, इसके अलावा पैंथर पार्टी के रडार पर हैं भाजपा के लीडर RS पठानिया। वो देखो जी, पैंथर पार्टी का भी कोई, उनकी भी फंक्शनिंग समझ नहीं आती। वो एक हमारे मित्र ही हैं, वो पटगोत्रा जी। अच्छा। वो सुनने में आया, कल वो आए थे चंडीगढ़ से फ्लाइट से, और इमीडिएटली उनको हुक्मनामा जारी हो गया, जाइए आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालिए। तो उन्होंने कर डाली, उन्होंने अपना वो एक्सपोज किया अपने हिसाब से, जो भी उनके पास मटेरियल था पठानिया जी को। उनका वो ये है वो कुछ कहानियाँ शानियाँ, ये है लैंड शैंड और दूसरे मसले वो कर दिए। अब बात सिर्फ ये है कि
जो मेरी मंदबुद्धि कहती है वो ये है कि ठीक है, पठानिया जी ने कुछ किया होगा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल भी कहा था, कविंद्र गुप्ता जी ने या और किसी ने, या एनसी का बंदा हो या कांग्रेस का बंदा हो किया, उसको कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लेकिन खाली एक बंदे को टारगेट करना, और भी होंगे ना कुछ। अगर पठानिया जी ने कुछ, वो भी एक्स MLC हैं, रिटायर्ड आदमी है वो हमारी तरह, एक्स वो रिटायर्ड ही होता ना। अगर उसके अलावा और भी कुछ होंगे ना, भाजपा में नहीं होंगे, उनका भी नाम लेना चाहिए था ना। एनसीपी में भी होंगे कुछ, उनका भी नाम लेना चाहिए। पीडीपी में होंगे, उनका पैंथर में नहीं होंगे, पैंथर में भी होंगे, उनके नाम नहीं ले मैं अपने घर की तो, मैं अपने घर की तो हमेशा स्तुति करूंगा ना जी। मैं तो हमेशा कहूँगा आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और दूसरा जो बैठा है वो गलत है। इतनी रूहानियत कहाँ पे है, इतनी रूहानियत कहाँ पे है कि मैं अपने आप को भी कहूँ मेरे से गलतियाँ हुई हैं। वो महात्मा गांधी कहता था मेरे से गलती होगी। इनके अपने मसले हैं, और उनका अपनी इंटरेस्ट है उसमें, खासकर पठानिया जी में। उनका कोई युद्ध भी हुआ पिछला, वही वो इलेक्शन युद्ध, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें काफी लड़ाई झगड़ा, इलेक्शन वही युद्ध में कह रहा हूँ उनका, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता, शायद हर्षदेव जी को वैसे बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर देता हूँ। उन्होंने खुद नहीं बोला वैसे, पटगोत्रा को शहीद कर दिया, तू भाई लगा भाई, चल भाई तेरे मुंह कांधे के ऊपर बंदूक। खुद बोलते हैं ना, क्या बुरी बात है, खुद बोलते हैं, क्या हो जाता है फिर? खुद बोलते हैं ना, क्या बुरी बात है? खुद तो हो सकता है वो चेयरमैन है, हो सकता है चेयरमैन नहीं बोल सकता ना, चेयरमैन का नेक्स्ट बोलेगा ना, चेयरमैन नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा होगा कि चेयरमैन के नीचे जो पार्टी के लोग हैं, जो जिनको और दायित्व दिए गए हैं, वो भी बोलें। अब सारी बातें हर्षदेव जी बोलेंगे, ये तो चलो, अगर आप ये नंबर उनका देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चलो। लेकिन जो भी पटगोत्रा जी ने बोला, इतना मुझे पक्का पता है, वो हर्षदेव जी के ही कहने पे बोला गया, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये भी नहीं कह सकता, ये तो कह सकता हूँ, उनके कहने पे ही, उनकी ट्यूटरिंग के ऊपर ही उन्होंने बोला। और एक दो कार्यकर्ता उनके जो थे साथ में, उन्होंने बैठाए हुए थे। वो एक जम्मू की अखबार जो है उसमें वो हमने पढ़ा, और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, गलत है तो गलत है, पठानिया जी ने अगर कुछ गलत किया तो गलत है, उसकी इंक्वायरी हो, जो भी होता है वो जो भी होना है वो हो। और उसमें पैंथर पार्टी की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उसमें उनके पास 2 महान वकील हैं। भीम सिंह जी भी बहुत बड़े नामी गिरामी वकील हैं, और हर्षदेव जी भी वकालत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये खुद क्यों नहीं वो काला कोट लगा के उधर हाई कोर्ट में पेश होते? इसका बुरी बात है इसमें? नहीं हो सकता उसमें कहीं खर्चा होता होगा। वो खर्चा पर उधर से आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, खर्चा हमने करना है, खर्चा नहीं करना ना। जो एक्सपोज कर रहे हैं, जो लड़ाई, जो बिगल बजा रहे हैं, उन्होंने ही आगे बढ़ना ना जी, कि आपने और मैंने खर्चे करने हैं। हम तो बात कर रहे हैं। चलो, इन्होंने पठानिया साहब का नाम लिया, एक दूसरे महानुभाव उठे, उन्होंने कविंद्र गुप्ता जी का नाम लिया, और इसको मैं एक ही लफ्ज़ में बात करूँगा, ये है सिलेक्टिव फायरिंग। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये 1-2 बंदों के नाम ले रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट भी होंगे, कल एडवाइजरों के भी आप कोई नाम ले रहे थे, तो इनके बारे में क्यों नहीं? तो रोना है, RTI भी नहीं लगा सकते हैं ये लोग? वही तो रोना है ना जी। मुझे आता है तो मैं 4 बंदों के नाम ले लेता हूँ, उनको किसी को आता है वो 2 बंदों के नाम ले लेता है। लेकिन चलो, सबकी इन्फॉर्मेशन होती भी नहीं है, लेकिन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रहती है इन सब लोगों को एक दूसरे के बाद। लेकिन खाली एक बंदे को ही लेके चलना, उसमें थोड़ा सा नीयत में फ़र्क लगता है। नहीं, लीडर इस तरह से करें तो क्या संदेश जाता है? संदेश कुछ नहीं है, संदेश नेगेटिव है, और क्या है, वो पॉजिटिव थोड़ी है संदेश। ये बात इन लीडरों को नहीं समझ आती कि नेगेटिव संदेश भेज रहे हैं हमारे। अब इनकी अब लीडरी भी पुरानी हो चुकी है मेरे ख्याल में, अब इनको कोई रिफ्रेशर कोर्स चाहिए। वैसे पुराने बूढ़े तोते पढ़ते भी नहीं हैं, अब मेरे ख्याल इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और नौजवानों के लिए कोई रास्ते साफ करने चाहिए। लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता का मोह बड़ा होता है। चलिए, इसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोई रिपोर्ट दी, पढ़ी आपने? वो मेरे को किसी जेंटलमैन ने एक कागज़ भेजा था टुडे मॉर्निंग। अच्छा। मैंने उसको स्टडी किया। ये एक है, कोई एक स्टोरी सी आई हुई किसी जम्मू के पेपर में है या कहाँ पे है, तो वो मुझे भेजी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है JNK, इसमें उन्हें बड़े लूप होल्स हैं। लूप होल्स का मतलब बड़ी कमियाँ हैं।
उसमें मैं मोटी मोटी बातें आपको पढ़ देता हूँ, उस पर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि जो इनकी ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की एक्रीडिएशन होती है, वो उनको उनकी ग्रेडिंग होती है, मतलब नैक करती है, एक बॉडी है वो नैक करती है, वो एक बॉडी है हायर एजुकेशन की, वो उनको करती है। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि जहाँ तक एक्रीडिएशन का है मसला, सिर्फ यूनिवर्सिटी में 33% ने कराई है वो, जो उनको 33%, अच्छा 33% आज की डेट में। और कॉलेजेस की ये हालत है, जो जितने भी कॉलेज हैं 150 या इसके 150 के करीब, उसमें ये ग्रेडिंग हुई है 18.7 की, तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और साथ में ये भी उन्होंने लिखा है कि 30% ऑफ द कॉलेजेस जो हैं JNK के, ये बात दीपक जी बड़ी गंभीर है जो बता रहा हूँ आपको मैं, 30% ऑफ द कॉलेजेस जो JNK के हैं उन्हें C ग्रेड मिला है। आप समझ लीजिए ये काम इतना खराब कर रहे हैं। देखिए मैं ये देखा आपके सामने, मैं ये दिखाना भी चाहिए आपको, ये C ग्रेड मिला है जी, और आप लगाइए 1/3 कॉलेज को C ग्रेड मिला, तो समझिए पढ़ाई क्या होती होगी। कार तो कहीं भी नहीं सकते। 51% को मिला है B ग्रेड, और 12% कॉलेजेस को मिला है गॉट A ग्रेड, 12% कॉलेजेस गॉट A ग्रेड, 12% हैं A ग्रेड वाले, 55 है B वाले, और 30 है C वाले। और किसी भी कॉलेज को A++ या B++ ग्रेड नहीं मिला। ये दर्शाता उसके अलावा ये लिखा है एक बात और बड़ी, जो बड़ी हम बातें करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, ये कह रहा है कि 5.8% हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए, ओनली 5.8%। और हम गुणगान गाते हैं नारी शक्ति, वीमेन एम्पावरमेंट, और क्या क्या हमारे वो सेमिनार, सिंपोजियम, क्या क्या होते हैं हमारी बातें। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स ए वेरी डार्क पिक्चर। और जो एडवर्टीजमेंट आती हैं, जो शो ऑफ किया जाता है, वो आपको पता ही है। ये मेरे ख्याल रिपोर्ट के दर्शन करा दिए जाए थोड़े से तो ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल कराएंगे जी। तो आप वैसे खुश हैं इस रिपोर्ट से? इस रिपोर्ट से कौन खुश होगा जी? 1/3 आपके जो कॉलेज हैं वो C ग्रेड में है, तो C ग्रेड क्या आपको अच्छी डेवलपमेंट है हुई। और इसमें यह भी लिखा है काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं, खासकर नए, जहाँ पे उनकी बिल्डिंग भी नहीं हो, दूसरी बिल्डिंगों में चल रहे हैं, और स्टाफ भी नहीं है वहाँ पे, जबकि वहाँ स्टाफ भी नहीं है, जबकि। और देखिए, एक बच्चा एक C ग्रेड इंस्टीट्यूट से पास करेगा, एक बच्चा B ग्रेड से करेगा, एक A ग्रेड से करेगा, फ़र्क रहता है उसमें कि किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना पैसा आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपया, और कितना उसमें गलत मिसयूज़ भी हो रहा है, और प्रॉपर वो सिस्टम भी नहीं मान रहे जिसकी हमने कल्पना की थी। तो फिर क्या बताएं, फिर आप बताएं ना क्या। नहीं, एक बात हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, कल्पना तो भगत सिंह जी ने भी की थी, लेकिन वो कल्पनाएं यहाँ के हमारे लोगों ने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं उनकी, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो क्या सोचते थे और बना क्या। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एजुकेशन की, कि इतना पैसा आ रहा है, इतने इन्होंने इंस्टीट्यूट खोल दिए, और एक ज़माने में ये भी नारा चल रहा था, एजुकेशन एट डोर स्टेप, हर एजुकेशन एट डोर स्टेप, जैसे ये कोई मिठाई है जो आपको डोर स्टेप पे मिलेगी। इतने खोल दिए हैं और मैनेज हो नहीं रहे हैं, और ग्रेडिंग हो नहीं रही है। और यहाँ पे लिखा है कुछ, मुझे एक प्रिंसिपल बता रहे थे किसी कॉलेज के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे जो नई गाइडलाइंस आई हैं यूनिवर्सिटी की, उनमें उनके ऊपर हमारे कॉलेजेस को उतरना बहुत ही मुश्किल है। मैं जी क्यों मुश्किल क्यों है? वो कहने लगे कम से कम 2-3 साल काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो हमारे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पैमाने पर उतर सकें जो पैमाना नए सिस्टम में उन्होंने फिक्स किया है। ये प्रिंसिपल जो सर्विस कर रहे हैं मुझे कह रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या सोचते हैं? ये सोचते क्या भला साहब, ये रियलिटी है। और एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन सेक्टर में मैंने काफ़ी ज़िंदगी दी है, बड़ी बेचैनी होती है ये सुन के कि क्या प्रोग्राम था और कहाँ हम पहुँचे आके।
चलिए, इसके अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कोई थर्ड सेम के बच्चे भी वो भी सुना है कुछ, वो उनका रिजल्ट की प्रॉब्लम है, कुछ की रिजल्ट की प्रॉब्लम है कुछ। सुबह मैंने वो 2 जेंटलमैन को फ़ोन किया था, एक वो सरदार जी वहाँ पे, एक वहाँ पे कंट्रोलर हैं मुश्ताक साहब। तो फ़ोन तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर इन दोनों को मैंने SMS किया, तो फिर सरदार साहब ने तो जवाब दिया नहीं, लेकिन मुश्ताक साहब का मुझे फ़ोन आ गया था। मुझे बता, फ़ोन क्या, एक मैसेज आ गया था, हम कोई मीटिंग कर रहे हैं जी, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। आपको मीटिंग पता नहीं कितनी लंबी है, तो अभी तो उनका जवाब नहीं आया, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि वहाँ कुछ वो मार्किंग शार्किंग में, एवेल्यूएशन में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है और बच्चे वहाँ पे चीखो पुकार कर रहे हैं। और अगर आपको समय मिलेगा आज, तो आप वहाँ जाके कुछ खुद ही जाके देखें तो है वहाँ पे क्या, तो वहाँ भी कुछ समस्या बनी हुई है उसकी एवेल्यूएशन में। तो अब इसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि नहीं ठहराना चाहिए। और जो मेरी सोच कहती है, ये कंट्रोलर जो होता है, इसके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है, ये मार्किंग, एवेल्यूएशन, ये सारी बातें उसके बीच में उसके आती है। और अगर गलती, अच्छा, और एक जगह गलती हुई तो दूसरे पॉइंट पे चेक तो करते हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट निकाल दिया और बाद में शोर पड़ गया, ये कैसे रिजल्ट है जी। जैसे आपने एक वो बच्चे की पिक्चर चलाई थी, पहले पास किया तो बाद में फेल कर रहे हैं बोर्ड के। और नहीं, कहीं अगर मैं गलती करता हूँ तो आप उधर बैठे हैं, आप देख सकते हैं ना उसको। बच्चे को बुलाया, पहले पास किया फिर फेल कर दिया। इधर भी ये है कुछ, वो एवेल्यूएशन गलत हो गई है, बच्चे 8-10 दिन से चिल्ला रहे हैं, वो जा रहे हैं उधर। अब मुझे नंबर नहीं पता कितने बच्चे हैं, चाहे बच्चा 1 भी हो, 2 भी हो, 10 भी हो, लेकिन वो कुछ नहीं, शायद मुझे वो मीटिंग भी शायद वो इसी बारे में हो रही होगी। और सबसे बड़ी ये है ये खूबसूरती, हमने कभी गलती अपनी मानी ही नहीं, हमने ब्लेम जो है वो फेंक देना दूसरे के ऊपर। तो बात ये है, अब देखते हैं शाम तक वो हमें फ़ोन करते हैं या नहीं करते, कुछ बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ये कुछ रिज़ल्ट की समस्या बनी हुई है बच्चों की, तो इसके बारे में भी कोई गंभीरता से लेना चाहिए वाइस चांसलर साहब को भी और अथॉरिटीज़ को भी, और कम से कम इन कंट्रोलर साहब को भी कहा जाए कि अब आप थोड़ा रेस्ट करें, आपने काफ़ी काम कर लिया यहाँ पे। जब बंदे थक जाते हैं उनको रेस्ट देनी चाहिए था। तो पहले भी इनकी मुश्ताक साहब की कंप्लेंट्स हैं वहाँ पे, रजौरी के बेसिकली, मैंने इनके साथ काम किया है ये, और बड़ा अपने आप को समझदार समझते हैं ये, तो गलती में कर देते हैं। तो उनका नाम है मुश्ताक लोनी, एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की थी। वो भी एक मेरे क्लास फेलो के अंडर एजुकेशन के, उनका नाम था श्री लोकेश वर्मा जी। उनके बारे में भी और अब ना ही पूछें तो अच्छी बात रहेगी। कोई ऐसा है जिसके बारे में हम पूछें और आप बताने में हिचकिचाएं ना? कुछ नहीं है। आपको देखिए, यहाँ पे दीपक जी ये पोजीशन हो गई है कि जिस पत्थर को आप उठाएंगे वहाँ नीचे आपको मलबा ही मलबा मिलेगा। अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है मेरे ख्याल। चलिए, शुक्रिया आपसे। मेहरबानी। तो ये मलबे को हटाने का काम जो है वो बहुत मुश्किल है। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश, प्रयास तो चल रहा है। तो ये प्रयास तो चल रहा है, और ये प्रयास थोड़ा तेज, इसमें थोड़ी गति भी लानी चाहिए ताकि ये पत्थर साफ हों। ये ना जाने कौन से कीचड़ में फंस गए हैं, और ये सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हमने कल्पना नहीं की थी कि ये ऐसा हो सकता है। हमारे जो शूरवीर थे उनके सपनों को भी धूमिल किया है हम सब लोगों ने। इसमें हम किसी दूसरे को दोष नहीं, हम भी तो हमने किया है, तो हम भुगत भी रहे हैं। बाकी आप राय ज़रूर रखें कि ये जो हमारे समाज में हो रहा था, होगा, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।